गांधी बाबा, हम तो गांधी बाबा नहीं हैं। गांधी बाबा ने देश को यूनाइट किया था और सभी समान विचारधारा के दल के जो लोग हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि लोग आवे, मार्गदर्शन करें, एक प्लेटफार्म पर आवे और हर जगह रैली करके 19 के चुनाव को के समय में इनको कौन सा। तो चलिए, अपने अपने दावे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार ने विकास किया है, 3 साल विकास को समर्पित रहे। एक नया नारा और दिया, सरकार का नया नारा है, साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। ये नया स्लोगन अब बीजेपी ने दिया है। इसी को लेते हुए कमलनाथ, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनका कहना है कि महज 3 साल में नारे गढ़े गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। OROP 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र अमित शाह ने किया है। और जब उनसे पूछा गया कि नोटबंदी का रिजल्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव। चलिए, यहीं से हम आगे शुरू करते हैं। और मैं जयसिंह जी कोठारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल के अगर सरकार की उपलब्धियों में हम देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना बड़ी उपलब्धियों के रूप में सरकार गिनाने जा रही है। देखिए, ये सब एक मेरे ख्याल में एक ये नया ऑर्डर है कंट्री के विकासशील अर्थव्यवस्था जो भी अपना लेता है, विकास का एक नया ऑर्डर है, जिसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे किसी परिवार में ज़्यादा समझदार और ज़्यादा समृद्ध लोग हो जाएं तो वो फैमिली का सिस्टम फैमिली एज ए गोइंग कंसर्न हो जाता है। वैसे ही हमारा पॉलिटिक्स एज ए गोइंग पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एज ए गोइंग इकोनॉमिक वाला जो दौर है, और ये मेरे ख्याल से कई साल तक चलेगा, अभी 10, 15, 20 साल। तो इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। हर आदमी को अपना अपना मत रखने का व्यक्त है। दिन कैसे भी हो, दिन तो वैसे के वैसे ही हैं जो आज 100 साल पहले थे, 50 साल पहले थे। अब उसको अच्छा कौन फील करता है, बुरा कौन फील करता है, विनर्स लूजर्स गेम है ये। तो जो लूजर होगा उसको अच्छा फील नहीं होगा, जो विनर होगा उसको अच्छा फील होगा। तो एक ये नया ऑर्डर है, इस विकास के साथ में चलता है, जो मनी इकोनॉमी या जो अर्थ प्रधान विकास हमने अडॉप्ट किया है, जिस थ्योरी को या जिस सिद्धांत को, उसका एक ये नया ऑर्डर है। इसलिए मैं 3 साल में प्रयास उन्होंने खूब किए। नीयत सबकी, प्रधानमंत्री जी की और उनकी टीम की, ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नीति है, वो नीति का जो आकलन है या उसके जो क्या फिटफॉल्स होंगे, उसको वो असेस करने में मेरे ख्याल से नाकामयाब रहे हैं। और अभी तक भी जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम ये आर्थिक सुधारों के नाम पे जो भी कुछ कर देते हैं ब्लाइंडली, उसका असर क्या होगा और उसका देश से की समाज व्यवस्था पे, इकोनॉमी पे, पूरे सिस्टम पे क्या होगा, वो असेस करने में वो नाकामयाब नजर आते हैं। चलिए, अनिल शेखावत साहब हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नोटबंदी की वजह 3 गिनाई गई थी कि आतंकवाद, नक्सलवाद के पास जो फंडिंग हो रही है उसकी कमर टूटेगी, फेक करेंसी को रोक पाएंगे और ब्लैक मनी को बिल्कुल एक तरह से खात्मा होगा। तो कहां देखते हैं इसके हम, या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आए? लेकिन नोटबंदी एक ऐसा एक प्रोग्राम लेके सरकार आई कि जिसका आज तक विश्व में कोई भी ऐसा आर्थिक विश्लेषक अभी तक बता नहीं पा रहा है कि ये आर्थिक जगत के लिए अच्छी चीज थी कि बुरी चीज थी। ना सरकार, आज हम 26 मई को बात कर रहे हैं, आज तक ये फिगर वो जनता को नहीं दे पाई है कि कितना काला धन इस नोटबंदी के बदौलत सरकार को प्राप्त हुआ है। जबकि बैंकिंग सिस्टम ये कहता है कि रोज जितने पैसे जमा होते हैं उसका आप कल सुबह अगर हिसाब लेना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा। अभी थोड़े दिनों पहले इसी नोटबंदी के संदर्भ में मैं आंकड़े देता हूं, क्योंकि 20 दिन तक ये सरकार आंकड़ों से जनता का पेट भरेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि विश्व में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जो 3 साल में मोदी सरकार ने काम किया है वो अद्भुत है। उसी का एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 3 मई को एक न्यूज आई कि 97 लाख नए एसएससी नोटबंदी के बाद रिटर्न भर दिए हैं। अभी तक 15 दिन पहले इनकम टैक्स ने रिटर्न के फॉर्म्स को नोटिफाइड किया है। अभी तक रिटर्न भरने की लास्ट डेट जुलाई आई नहीं है। अभी तक एक भी रिटर्न 16-17 फाइनेंशियल ईयर का भरने की स्थिति में आया नहीं है। 31 मई लास्ट डेट है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की। तो कैसे 97 लाख नए एसएससी ने रिटर्न भर दिया? परसों एक न्यूज फिर आई है कि साहब वो 97 लाख नहीं थे, 91 लाख नए एसएससी ने नोटबंदी के बाद भरा। तो जिस नोटबंदी का बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, उसके आंकड़े जिस तरीके से क्रिएट किए जा रहे हैं, वो ये संदेह पैदा करते हैं कि वास्तव में इस नोटबंदी की स्कीम को कैसे पॉपुलराइज करके जनता के सामने ये रखने की कोशिश की जा रही है कि नोटबंदी से देश का विकास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया
इसकी कोई डेटाज नहीं है। कितना बाहर से धन वापस हिंदुस्तान में आया, कितना बाहर चला गया, इसके कोई डेटाज नहीं है। तो नोटबंदी को पॉलिटिकल माइलेज को कनेक्ट करने के लिए वो लेटेस्ट ये कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन में नोटबंदी को लोगों ने एडमिट किया है, बहुत अच्छा रिफॉर्म माना है, इसलिए हम उसमें जीते हैं। जबकि इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन के परिणाम नोटबंदी से संबंधित नहीं रहेंगे। तो आंकड़ों की कलाकारी में बीजेपी मेरे हिसाब से बहुत सफल रहती है और 20 दिन तक हम अखबारों में विभिन्न स्कीमों के तहत जो है ये सुनने को हमें मिलेगा कि नोटबंदी हुआ, चाहे आप जीएसटी का फार्मूला आने वाला 1 जुलाई को जीएसटी की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे। जिस निवेश के लिए आर्थिक विश्लेषक की बात की जाती है, अभी 25 अप्रैल को न्यूयॉर्क में जेटली साहब गए और निजी निवेशकों से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आप जो है निवेश कीजिए, जिसका अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और सरकार खुद मानती है कि ये हमारा निवेश ठीक नहीं है, परंतु जब स्टेटमेंट जेटली साहब का आता है तो वो कहते हैं कि एफडीआई में हमने 46% जो है नया अचीवमेंट पैदा किया है। तो योगेंद्र जी, मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी स्कीम सरकार की आई है, मैं ये नहीं कहता कि उससे विकास नहीं हुआ होगा या उससे रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पर जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बात की जाइए वो धरातल पर वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। चलिए ओम सैनी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 2014 में वास्तव में एक भावनाओं का, उम्मीदों का जो सैलाब वोट में तब्दील हुआ और एक ही बात थी उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट के वक्त, आए दिन नए करप्शन के खुलासे, जिसकी वजह से लगता था कि अब एक मजबूत ऐसी सरकार आनी चाहिए और खासकर 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के वो 60% यूथ जिन्होंने तय किया, मैं कहूंगा कि एक वोट की बगावत की उन लोगों ने, घर वालों की चाहे इच्छा कुछ भी हो, लेकिन उसके अलग जाकर के उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिनों की सरकार। लेकिन इस बीच 2015 मोदी के लिए कुछ मुझे लगता है कि लीक से हटके रहा। फरवरी 2015 दिल्ली विधानसभा के चुनाव, उसके बाद में उसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव नवंबर में, दोनों के जो रिजल्ट रहे वो काफी मोदी और अमित शाह को इस बात के लिए मजबूर किया कि रणनीति में बदलाव करना होगा। और हमें ऐसा लगता है कि उसके बाद एक राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके आया गया और दलित और किसानों को फोकस किया गया, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव बताते हैं। क्या माना जाए कि अब तक का जो कार्यकाल मोदी का रहा है, उन्होंने हार को एक रणनीति के रूप में लिया, बदला अपनी रणनीति और एक लेसन के रूप में लिया। 2019 का एक चुनाव जो आम चुनाव के रूप में होगा, वो एक बड़ी चुनौती है मोदी के लिए। उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, वो निश्चित रूप से सेमीफाइनल होंगे। तो मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जिस तरह का उत्साह का संचार हुआ है 3 साल के दौर में ही, मोदी के लिए कठिन परिश्रम जिस तरह का करना होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पहचानी जाती थी, वो सारा दृश्य बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके की कल्पना थी कि कांग्रेस के कथित जो आरोप लगे थे कि साहब भ्रष्ट शासन, इसने देश को बहुत पीछे रख दिया और अगर हमें मौका मिला तो हम ये सब कुछ, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महंगाई नियंत्रित करेंगे, उत्पादन बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ाएंगे। तो जुमलों का जैसा सिलसिला रहा, बहुत सारी योजनाएं आई, सब कुछ आई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद भारतीय संविधान में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिसकी प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनको फुलफिल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, और जो नरसिम्हा राव साहब के वक्त से ही डेविएट हो गया था, उसको शायद मोदी जी पुनः अपनी लाइन पे लाएंगे और लोगों के, सामान्य नागरिक को वो सब हक मिलेंगे जो उसके हक छीनते जा रहे हैं। चाहे श्रम का क्षेत्र हो, जहाँ पर मजदूर का सारा दृश्य है वो कमजोर हो रहा है, उसके हक टूट रहे हैं, उसकी सारी स्थिति, जो आपका अर्थशास्त्र है वो पूंजी से डोमिनेटिंग होने लगा है, जो मानव कल्याण का सिलसिला था उसमें से गायब नजर आता है। योजनाओं का जिक्र जरूर होता है लेकिन बाकी चीजों में नजर नहीं आता। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार जो मैं देख रहा हूं कि मोदी जी के जितने मंत्री हैं वो बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव जो है हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना चाहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जिन चीजों को लोग समझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर
जी। को एक दो हिस्सों में बांट रहा है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवाद, पहले मेरा ख्याल है कि हमारे संविधान में राष्ट्रवाद का सिलसिला ये नहीं था। हमारे संविधान में सारे ही संप्रदायों को, सारी ही जातियों को, सारे ही सामान्य नागरिक को एक दृष्टि से देखने का सिलसिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि कुछ लोगों को इपेजमेंट के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर जो लाभ दिए जाते हैं उनको समाप्त किए जाना चाहिए, कानून एक किस्म का बनना चाहिए, वन सिविल कोड बनना चाहिए। ये सब बातें थी, ये सब बातें पिछवाड़े से हो रही थी, वो अब स्थापित हो रही हैं। मुझे लगता है ये है कि कुल मिलाकर के मोदी जी के 3 साल इस देश को स्थिरता नहीं, इस देश को जुमलों के बीच में फंसा के, और जब कभी भी ये ब्लास्ट होगा मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हर रियासत, हर जाति, हर संप्रदाय बिखरती हुई नजर आएंगी। तो ये सोचने का वक्त है, ये मेरा ख्याल है कि हर्ष का वक्त नहीं है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या जो बातें बोल रहे हैं, वो सामान्य जन जिस वक्त समझने लगेगा, सामान्य जन वैसे ही संकट में है, महंगाई का वैसा ही सिलसिला है, बेरोजगारी का वैसा ही सिलसिला है। जो लोग इस निवेश के बाद में जो इंडस्ट्रीज आई थी उनमें स्किल के नाम पर लोगों को जिस तरीके हटाया जा रहा है, उनसे बेहतर देने का सिलसिला, वो भी अपना संकट पैदा कर रहा है। तो देखिए, कह तो रहे हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, नहीं, लेकिन देखिए जो बात कही जा रही है, यही जवाब अमित शाह का है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है, उत्तराखंड के चुनाव परिणाम है, ये मोदी सरकार के विकास के एजेंडे पे अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब वो है। योगेन जी, ये उसका जवाब नहीं है। ये राष्ट्रवाद की जिस तरीके से व्याख्या की गई, जो आतंकवाद जिस तरीके से एक विशेष किस्म के संप्रदाय में डेवलप हो रहा था, उससे जो हिंदू मन जिस तरीके से आहत हो रहा था, उसका मोबिलाइजेशन, उसका रणनीति, उस रणनीति की बात अलग तरीके की है। उसमें अमित शाह बहुत सफल रहे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन वो तारीफ देश हित में नहीं है। चलिए, मैं उनके दल के हित में है। ओम सैनी साहब, मैं आपके पास में लौटूंगा। फूलचंद जी भिंडा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आंकड़ों के साथ में छेड़छाड़ करके और प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बात निकल करके आ रही है, एक नपी तुली, एक बैलेंस बातें भी निकल करके आ रही हैं कि थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, नीयत साफ है लेकिन नीति ठीक नहीं है, उनका जो क्रियान्वयन का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप किस दृष्टि से देखते हैं कि आपको एक लंबा एक एक्सपीरियंस भी है और पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के नाते हमारे बीच में है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल को लेकर के नोटबंदी को बुराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विश्लेषकों का यह मानना है कि नोटबंदी को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है वैसा रूप है नहीं उसका, काले धन में खात्मा हुआ नहीं हुआ, ये एक अभी भी भविष्य के माफ करिएगा, अभी ऐसी एक स्थिति पैदा करके रखी हुई है कि उसका एक्चुअल आंकड़ा क्या है, कितनी फेक करेंसी जब्त हुई, कितनी ब्लैक करेंसी सामने आई, ये कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा। तो एक अभी भी 3 साल के कार्यकाल पे बेशक हम चर्चा करें, चाहे बीजेपी अपनी उपलब्धियों में इसे शामिल करे, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि वो आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। योगेंद्र जी, एक बार आंकड़ों को हम अलग रख दें जी, तो कुछ बातें ऐसी जिनके बारे में हमें निश्चित तौर पर लाभ हुआ है। विदेशी कोष हमारा बढ़ा है, विश्व में हमारी ख्याति भी बढ़ी है, सम्मान भी बढ़ा है। इसी प्रकार से महंगाई के लिए भले कोई भी कह दे, लेकिन मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और महंगाई भत्ता इतनी बार 2 बार हम साल में देते हैं, 18% से 8% पर आ गया साल भर में, 2 साल में। ये एक अपने आप के प्रमाण है, महंगाई घटी है, निश्चित घटी है। और ये आज ही नहीं, अटल जी के टाइम में भी, उनके मुराद जी के टाइम में भी, और वर्तमान सरकार के टाइम में आंकड़े उठा लीजिए, ये सबके सामने मैं रख रहा हूं, आंकड़े उठा लीजिए, उन पीरियड में घटी है क्योंकि दलालों की संख्या कम हुई है। निश्चित तौर पर दलाली पर चेक हुआ है। महंगाई तो दलालों के कारण से बढ़ती है, जो गैप आता है उसके कारण से बढ़ती है। आज हम जब विचार करते हैं तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, पहले की तुलना में बढ़े हैं। इसी प्रकार से मैं यूपी के चुनाव के लिए इनकी बात नहीं करता, लेकिन देश का जो वातावरण है, विकास का वातावरण है, वो निश्चित तौर पर सुधरा है। आप ये विचार करिए, बिना नया पैसा खर्च किए, पहले भी 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर इंदिरा जी ने भी 2.5 साल तक वो किया था, लेकिन मैं आपको कहता हूं एक विषय, प्रधानमंत्री का मैं गैस सिलेंडर छोड़ रहा हूं, 5 करोड़ परिवारों को हम, जिसमें 2.5 करोड़ को तो हम दे चुके, ये परिणाम नहीं क्या, ये परिणाम निकलते नहीं क्या। हमने नोटबंदी के आधार पर कहा इसके कारण से ये हो गया 2 महीने तक निश्चित तौर पर परेशानी हुई जनता को, लेकिन ग्रोथ रेट हमारी घटी नहीं, ग्रोथ रेट पहले की तुलना में बढ़ी है। नरसिम्हा इकोनॉमिस्ट थे, मैं मानता हूं थे, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री वो सफल नहीं हुए, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था गिरी है वास्तव में। इतना ही नहीं, नोटबंदी के सब चेंज छोड़ दीजिए, बैंकों का जो खुद के पास जो उधार देने की क्षमता थी वो बढ़ी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतना ही नहीं,
टैक्स कलेक्शन आपका कैसे बढ़ गया 17%, आज तक नहीं बढ़ा। इमरजेंसी में भी 3% बढ़ा था टैक्स कलेक्शन एस्टिमेट से। ये चीजें परिणामकारी नहीं क्या? ये परिणाम नहीं। इसी प्रकार जो पाकिस्तान का जो सेना का है, हमने कितने सौदे कैंसिल किए। हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से आज हम 355 कंपनियां, चाहे विदेशी हैं चाहे देश की हैं, वो हथियार बनाने के लिए और सामान, सेना का सामान बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया उन्होंने। उसी प्रकार से जो FDI की बात हम करते हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। ये कहना कि जितना छलांग की बात करते थे, हो सकता है लोगों की वजह से नोटबंदी वाली बात ही नहीं थी। नोटबंदी की बात उसमें थोड़ी थी जी। भिंडा साहब, एक मैं सवाल चाहूंगा, आपने FDI का जिक्र किया है। FDI का आप लोग विरोध करते थे, उसे सिरे से खारिज करते थे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि 3 बार आप लोगों ने भारत बंद का कॉल भी किया, उसी FDI को आप लोगों ने बढ़ाया। ये देश और परिस्थितियों के कारण से बदलता है। जैसे नरसिम्हापद को पहले सभी देश, पूरा देश के लोग भी, हम जैसे लोग भी, कम्युनिस्ट लोग भी, ओम जी उसमें शामिल थे। राष्ट्रगण राष्ट्रगण राष्ट्रगण, और बाणुओं में जब हमारे 90 और बाणुओं में घुटने टिक गए, विदेशी स्थिति हमारी खराब होगी, विदेशी फोर्स की स्थिति खराब होगी, तो नरसिम्हा जी ने परिवर्तन किया, उसको सुधार किया जी। पहले हम देश की सीमा, तो ये माना जाना चाहिए हालात और परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक दलों को अपनी मंशा, नियति और विचारधारा बदल लेनी चाहिए, ये माना जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। नहीं है, विचारधारा का विषय अलग है। जैसे गांव और गरीब की हम बात करते हैं जी, पर तो आरोप लगता था, लेकिन आप गरीबों के पक्ष में कितना बजट का कितना हिस्सा जी। दिया है? चलिए मैं बंडा साहब आपके पास में आऊंगा। हमारे एडिटर इन चीफ SK सुराना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सुराना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल का जो एक आकलन सामने निकल करके आ रहा है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या आर्थिक विश्लेषक के रूप में जानना चाहें, तो कहां पाते हैं 3 साल को? योगेंद्र जी, हमें अगर इसका बैलेंस्ड क्रिटिक करना है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कई ऐसी चीजें नवाचार की मोदी सरकार ने की हैं जो कि पहली बार हुई हैं और उससे देश का बहुत फायदा के बीज बोए गए हैं। हो सकता है उस बीज का फल अभी तुरंत नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे बीज बोए गए हैं जिससे कि हमें आगे चल के फायदा होगा। 2-3 चीजें मैं इसके बारे में बता देता हूं। एक सबसे बढ़िया चीज जो इस सरकार ने बीज बोया है वो है नवाचार के रूप में आधार को बढ़ावा देना, IT को बढ़ावा देना, इन 2 चीजों से ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत बढ़ेगा। अभी हमें तुरंत, क्योंकि भारत एक इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा ज्योग्राफिकली बिग स्टेट है, इतनी जल्दी सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं और उनका फल जो है हमें बाद में मिलेगा और जरूर मिलेगा। तीसरी चीज जो अच्छा कार्य किया है सरकार ने, वो किया है विदेश नीति के बारे में। जो अमेरिका के साथ हमारा एक हमेशा दुविधापूर्ण विचार रहता था कि हम रूस के साथ ज्यादा दोस्त हैं, अमेरिका के साथ नहीं है, उन चीजों पे खुल करके मोदी ने अमेरिका का साथ दिया है हर जगह, और ये हमारे बेनिफिट की चीज है, क्योंकि अमेरिका भी एक प्रजातांत्रिक देश है और हम भी एक प्रजातांत्रिक देश है। तो अमेरिका का साथ देना एक अच्छी बात है, उसमें दुविधा में रहने से ना माया मिली ना राम वाली स्थिति होती है, तो वो एक अच्छी चीज है। अब मैं बताता हूं क्या चीजें हैं जहां पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या जिसका कि बेरोजगारी से भी सबसे बड़ा संबंध है, वो है बिजनेस कम्युनिटी, जिसके दम पर बीजेपी सरकार में आती थी और बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं दुखी है और कहीं ना कहीं वो परेशान है। और जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे, सब चीज बहुत सिंपल हो जाएगी, वो चीजें धरातल पर नहीं दिख रही हैं। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि बिजनेसमैन ही है, अब मान लीजिए वो थोड़ी बहुत चोरी भी करता होगा, लेकिन वही है जो कि रोजगार क्रिएट करता है। सरकार अपने लेवल पे कितने रोजगार क्रिएट कर सकती है? तो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, रेड राज बढ़ा हुआ है, और ये शायद मेरा आकलन यह है कि नोटबंदी की जो सफलता होनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नोटबंदी के पहले कही थी, वो कहीं ना कहीं पटरी से जब उतरने लगी तो मोदी सरकार को लगा कि अब हमारा बेस्ट है कि भाई वोटर्स सबसे ज्यादा तो गरीब हैं, तो ऐसी चीजें करें जिससे लगे कि हम बड़ों के ऊपर बहुत सख्ताई कर रहे हैं, इसलिए रेड बढ़ाओ, टीवी पे खूब दिखाओ, नोट पकड़े जा रहे हैं, नाले में लोग पुराने नोट बहा रहे हैं। इन सब चीजों से लोगों में जो मासेज हैं, जो पिरामिड स्ट्रक्चर में नीचे के गरीब लोग हैं, उनको यह लगा कि अच्छा भाई हम ही लोग केवल तकलीफ में नहीं है, मोदी जी आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े सेठों के भी पेट फोड़ दिए। तो इससे आप संबंध निकाल सकते हैं कि क्यों इनको सफलता मिली चुनावों में।
कि ज्यादातर लोगों को यह लगा कि हमने जो तकलीफ उठाई तो उठाई, लेकिन जो होर्डर्स हैं उनको भी, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। होर्डर्स को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ज्यादातर अगर आज आप देखें तो वापस वैसा का वैसा कैश फ्लो हो चुका है, 2 नंबर का कारोबार वैसा का वैसा चल रहा है, हवाला सिस्टम वैसा का वैसा चल रहा है, आतंकवाद में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तो लेकिन सरकार ने इस तरह का उसमें आचरण किया जिससे कि गरीब जनता को यह लगा कि बड़े लोगों का बहुत ही बड़ा सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया है, जिससे कि उनको बहुत आनंद आया और उसका उन्होंने बटन दबा दबा करके खूब भाजपा को वोट दिए। ये तो रही नोटबंदी की बात। अब रही जो बेरोजगारी की समस्या जो है वो इस हद तक बढ़ती जा रही है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। और मैं बताना चाहूंगा कि स्वदेशी जागरण मंच जो कि खुद भारतीय जो आरएसएस का ही एक विंग है, उसने लिखित रूप में जी सरकार को बताया है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज बहुत बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है। और उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया है कि सरकारी संस्थाओं ने, नेशनल सैंपल सर्वे ने, सबने बताया है कि बेरोजगारी की दर घट रही है और 60 साल में सबसे कम बैंक से उठाव हो रहा है क्रेडिट। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बता रही है कि जो बिजनेस माहौल है उसमें जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट होना चाहिए और जो एक पॉजिटिविटी की जो आशा आई थी बीजेपी गवर्नमेंट आने से कि बहुत ही सब चीज सिंपल हो जाएगी, रोज नए उद्योग लगेंगे, लोगों की लाइनें लगी रहेंगी, वो तो मुझे कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी योगेंद्र। जी बिल्कुल जी, सुरान साहब सही फरमा रहे हैं कि कुछ अगर कैलकुलेशन देखें, नोटबंदी जो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाएं, जिस मकसद के साथ में एक अच्छा नवाचार कहा जा सकता है, सरकार का एक बोल्ड स्टेप कहा जा सकता है, लेकिन जो उद्देश्य जिसके साथ में नोटबंदी लागू की गई थी, अभी उसकी सफलता थोड़ी दूर है और सरकार को इस पे आकलन करना चाहिए कि बैंकर्स की वजह से फेलियर रहा कि हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट रहा। यह सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। वही सब बात कहते हैं कि नियत कोई भी नीति बनाई जाती है जनता को समर्पित होती है, हर सरकार की नियति पे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन जब उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट होता है, उसका परसेंटेज काफी डाउन होता है, तो सवाल उठना लाजमी होता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमजोरी रही है, मॉनिटरिंग की कमजोरी रही है, इसी वजह से वो योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। सुरान साहब, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। सरकार के यानी मोदी सरकार के 3 साल मेरी नज़र में बहुत सफलतापूर्वक बीते हैं। इस सरकार ने सभी के साथ इंसाफ किया है और सबसे बड़ी इस सरकार की खासियत रही है कि किसी भी तरह का करप्शन का इल्जाम इस सरकार के ऊपर अब तक नहीं लगा है। मोदी के कार्यकाल में 3 साल तक अब हमें काफ़ी सहूलियत है। अधिकारी वर्ग है वो सभी टाइम टू टाइम वापस आते हैं। नोटबंदी से लेकर के काले धन तक, भ्रष्टाचार से लेकर के देश की सीमा की सुरक्षा तक, सब पे उन्होंने अपनी पैनी नजर रखते हुए चौमुखी विकास के लिए पूरे देश को ले जाने की अपनी सौगात जो उन्होंने वादा किया था उस पर वो खरे उतर रहे। मोदी सरकार ने 3 साल में कुछ अच्छे काम किए हैं और कुछ काम वो नहीं कर पाई है। जो अच्छे काम किए गए स्वागत योग्य, जिसमें विमुद्रीकरण है और भी किसानों संबंधी योजनाएं हैं, और जो नए काम नहीं कर पाई हो सकता 2 साल में पूरा कर लें।